अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 की। और ये क्लास 10 उर्दू वालों के लिए है मॉडल पेपर कि पेपर यहीं से आएगा। आज की मैं डेट की बात करूं तो आज 7 दिसंबर है और आपका एग्जाम 9 मार्च 2026 को होगा। तो आप क्या पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे सवालात पूछे जाएंगे, क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, इन सभी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद एके है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले 2025 के जो उर्दू टॉपर थे मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट मैंने ऐसे देखे कि मैम मुझे बस इतना बता दीजिए कि मैं पास हो जाऊं। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि अगर आप यहाँ से जुड़े हुए हैं तो आप सिर्फ पास नहीं करेंगे बल्कि इंशाअल्लाह आप टॉपर भी बनेंगे। ये आप देख सकते हैं, कुछ ही बच्चों के रिजल्ट हैं जो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना जो रोल नंबर था वो मुझे बाद में बताया था, तो वो यहाँ पर मैं ऐड नहीं कर पाई थी। और कुछ बच्चे ऐसे थे कि रिजल्ट आ जाने के बाद अपना रोल नंबर यहाँ यूट्यूब पे बताने की कोशिश कर रहे थे, तो वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपका जब एडमिट कार्ड आ जाए तो आप अपना रोल नंबर और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल जिसका नाम आतिका कामिल है वहां पर सेंड कर दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम हैंडल जो है वो है आतिका कामिल, इस नाम की आईडी है। तो वहां पर आप अपना जो है रोल नंबर और डिस्ट्रिक्ट का नाम हमें सेंड करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका फोटो भी लगाऊं तो आप मुझे फोटो भी दे सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 2026 में कैसा एग्जाम आएगा। क्वेश्चन पेपर जो होगा वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। एक होगा हिस्सा अलिफ और एक हिस्सा बा होगा। तो हिस्सा अलिफ में एक हिदायत दी जाएगी कि सवाल नंबर 1 से 20 तक के सभी सवालात मुतबादिल किस्म के हैं। मुतबादिल किस्म से मुराद क्या है, यानी कि मारूजी सवालात हैं जिनको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहा जाता है। मुंदरजा झेल सवालात में से हर एक के 4 मुतबादिल जवाबात दिए गए हैं, उनमें से सही मुतबादिल को चुनें और ओएमआर शीट में लिखें। तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि हमें सिर्फ एक कॉपी नहीं दी जाएगी बल्कि एक कॉपी के साथ साथ एक ओएमआर शीट भी मिलेगा। जो ओएमआर शीट होगा इसमें आपको 20 नंबर के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और जो कॉपी दी जाएगी वहां पर आपको 50 नंबरों के लिए क्वेश्चन करना होगा। इस तरह टोटल आपके 70 नंबर हो जाएंगे और 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे जो कि आपके स्कूल वाले देंगे। तो इस तरह ओवरऑल कितने हो जाएंगे, वो 100 मार्क्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। क्वेश्चन नंबर पहला ये पूछा जा सकता है कि एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का, दर्जा बाला शेर किस शायर का है, आपको ये बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हाली, ऑप्शन नंबर बी है फानी, ऑप्शन नंबर सी है इकबाल, ऑप्शन नंबर डी है फैज। तो यहाँ पर हम सिर्फ जवाब नहीं जानेंगे बल्कि जो 3 और जवाब जिनके हो सकते हैं वो कौन से सवाल होंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं हल होगा बल्कि आपके एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रिक के जरिए चीजें बताई हुई हैं कैसे आप इस, क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है कि एक क्वेश्चन यहाँ से जो शेर होगा वो किस शायर का है वो पूछा जाएगा और एक किसी शायर का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनका कोई एक शेर लिखिए। तो शेर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन
2-3 पूछे जा सकते हैं और एक होगा ऐसे कोई शेर दिया जाएगा, उसकी तशरीह करनी होगी। तो कई तरह से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या करिएगा, आप क्वेश्चन के जो शेर है उसके लास्ट में देखिएगा, लास्ट में है क्या। यहाँ पर हाली के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस शेर के लास्ट में आपको कहाँ दिखे, क्या दिखे, कहाँ, तो आप कहिए कि इसको हाली ने लिखा। तो यहाँ पर कहाँ नहीं है तो ये ऑप्शन कट जाएगा। फानी, बिल्कुल फानी के ही बारे में मैंने आपको बताया था कि जिस शेर के लास्ट में आपको ने का दिखे, तो आप समझ जाइए कि इसको फानी ने लिखा है, फानी बदायूनी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इकबाल जो है, इनके हर शेर के लास्ट में आपको दिखेगा और भी हैं, क्या दिखेगा, और भी हैं, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। फैज, ये फैज अहमद फैज हैं, इनके हर शेर के लास्ट में आपको दिखेगा होगी, सहर होगी, नजर होगी, असर होगी, तो होगी होगा तो फैज का होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आप देखिए 4 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए इस एक क्वेश्चन के थ्रू। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा गया है कि मरसिये के अज्जाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है सौदा, ऑप्शन नंबर बी है मीर अनीस, ऑप्शन नंबर सी है दबीर, ऑप्शन नंबर डी है मीर जमीर। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो देखिए, मरसिया से रिलेटेड कुछ चीजों को हम यहाँ अच्छे से समझते हैं। मरसिया जो कि रिसा लफ्ज से बना है और इसके माने रोना, मातम करना होता है, और इसके जो अज्जाए तरकीबी हैं वो टोटल 8 होते हैं। और मरसिया जो है ये मुसद्दस की हैत में लिखे जाते हैं। किस हैत में? मुसद्दस की हैत में। मुसद्दस से मुराद होता है जिसमें कि 6 मिसरे हों, 6 लाइनें हों, उसको मुसद्दस कहते हैं। और मुसद्दस की हैत में सबसे पहले किसने लिखा था, तो वो थे सौदा। तो ये ऑप्शन यहाँ पर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मरसिया को मुसद्दस की हैत में किसने लिखा है, तो वो सौदा है। लेकिन सवाल हमसे ये नहीं पूछा गया है। मीर अनीस जो हैं ये मरसिया गो शायर हैं, लेकिन इन्होंने अज्जाए तरकीबी को मुतय्यन नहीं किया है। दबीर जो हैं ये भी मरसिया गो शायर हैं, लेकिन इन्होंने भी इसके जो अज्जाए तरकीबी हैं उसको मुतय्यन नहीं किया है। तो जो ऑप्शन बचा वही सही होगा। तो मीर जमीर जो थे इन्होंने ही मरसिया के अज्जाए तरकीबी को मुतय्यन किया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है कि हिंद सैदा के क्या माने हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है हिंदुस्तान का रहने वाला, ऑप्शन नंबर बी है ईरान का शहर, ऑप्शन नंबर सी है हिसाब जानने वाला, ऑप्शन नंबर डी है रोजी की फिक्र। तो हिंदुस्तान का रहने वाले को हिंद सादा नहीं कहते। ईरान का शहर ये तो सफहान को कहते हैं। किसको कहते हैं? सफहान जो है ये ईरान का एक शहर है। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। हिसाब जानने वाला, बिल्कुल हिसाब जानने वाला को ही हिंद सैदा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रोजी की फिक्र यानी फिक्र माश, यानी माश की रोजी की तलाश करना, उसकी फिक्र में रहना, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है कि नज्म रोटी नामा का शायर कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है जोश मलिहाबादी, ऑप्शन नंबर बी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन नंबर सी है नजीर अकबराबादी, ऑप्शन नंबर डी है अकबर इलाहाबादी। तो देखिए, जोश मलिहाबादी जो हैं इन्होंने एक नज्म लिखा है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम। क्या लिखा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के फर्जिंदों के नाम। तो ये ऑप्शन कट जाएगा। अली सरदार जाफरी जो हैं इन्होंने एक नज्म लिखी है जिसका नाम है मशरिक व मगरिब। मशरिक व मगरिब नज्म जो है उसके शायर हैं अली सरदार जाफरी। तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। नजीर अकबराबादी, बिल्कुल यही ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि इन्होंने ही नज्म रोटीनामा को लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और रोटीनामा जो नज्म है ये नजीर अकबराबादी ने मुखम्मस की हयात में लिखा है। किस हयात में लिखा है? मुखम्मस।
मुखम्मस से मुराद होता है जिसमें 5 मिसरे हों, 5 मिसरे यानी कि 5 लाइनें हों, उसको मुखम्मस कहते हैं। मुसद्दस 6 मिसरे और मुखम्मस 5 मिसरे। तो ये जो नज्म है रोटीनामा, ये मुखम्मस की हैत में लिखी गई है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, इसमें पूछा गया है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में किस सिनात का इस्तेमाल हुआ है, ये आपको पता लगाना है कि इसमें कौन सी सिनात पाई गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है तशबीह, ऑप्शन नंबर बी है तजनीस, ऑप्शन नंबर सी है तलमीह, ऑप्शन नंबर डी है इस्तिआरा। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो यहाँ पर हम सभी के बारे में जानेंगे। 4 ऑप्शन जो है चारों के बारे में जानेंगे। तशबीह, तशबीह वो होता है कि किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के मानिंद बताना और उन दोनों चीजों में किसी न किसी तरह की मुशाबहत का होना जरूरी होता है। और इसमें कुछ चीजें होती हैं, कुछ अल्फाज होते हैं जो कि पाए जाते हैं, जैसे कि सी, से, सा, जैसा, मानिंद। तो ऐसे अल्फाज अगर आएंगे तो आप झट से पहचान लीजिएगा कि ये इसमें सनाते तशबीह पाई गई है। जैसे यहाँ पर क्या है कि सी है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ है, तशबीह पाई गई है, इस शेर में तशबीह पाई गई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तजनीस, तजनीस क्या होता है? तजनीस, तजनीस के लग़वी माने होते हैं एक जैसा, एक जैसा, या फिर हम इसको यकसा बोल सकते हैं, यकसा। इसमें क्या होता है, जिस सिनात में 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज के तलफ्फुज या फिर इमला में मुशाबहत हो लेकिन उनके मानों में इख्तिलाफ हो। जैसे एक शेर है कि गले से मिलते ही, क्या है, गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए हम। अब यहाँ पर उर्दू में, चूंकि उर्दू में तो जेर जबर कुछ लगाया नहीं जाता है, तो वो आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही इसको पढ़ेंगे। तो गले, ये पहले गाफ जो है वो जबर है और फिर गिले यानी गाफ जो है वो जेर हो गया। तो इसमें क्या है, ये एक जैसा है, इसके अल्फाज जो हैं तलफ्फुज इसका अलग है इमला, लेकिन एक जैसा है, उसमें मुशाबहत है, लेकिन इनके जो माने हैं उनमें काफी डिफरेंस है, वो अलग अलग हैं। तो इस जिसके मानों में इख्तिलाफ हो उस वहां पर हम क्या कहेंगे कि इसमें सनाते तजनीस पाई गई है। तो गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए हम, वगरना याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। तो इसके बाद अगला जो है तलमीह, इसको भी समझते हैं ये कैसे होता है, यहाँ पर क्या चीजें होती हैं। तो तलमीह वो कलाम जिसमें किसी किस्सा या फिर तारीखी वाकया, किस्सा या फिर तारीखी वाकया, तारीखी वाकया या किसी इल्मी इस्तिलाह से मुराद होता है कुरान व हदीस से जो चीजें साबित हों, कुरान व हदीस से जो चीजें साबित हों उनकी तरफ इशारा किया जाए, तो उसको हम कहते हैं कि वहां पर सनअत तलमीह पाई गई है। जैसे एक शेर है कि गर्क कर देगा वक्त का दरिया, कोई फिरौन अगर खुदा निकला। तो ये खुदा और फिरौन की बात किस में हुई है, ये कुरान में हुई है बात, हदीस में हुई है, इसका जिक्र आया है, ये तारीखी वाकया है। तो हम क्या कहेंगे कि इस शेर में सनअत तलमीह पाई गई है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, कट हो जाएगा, लेकिन हम समझते हैं सारे ऑप्शन को कि किसमें क्या होगा, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, तो सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस्तिआरा, अब बात आती है इस्तिआरे की। तो इस्तिआरा जो होता है, इस्तिआरा के लग़वी माने होते हैं मांग लेने के। क्या होता है, मांग लेना या फिर उधार लेने के। किसी जब शेर जो शायर होता है वो अपने किसी शेर में किसी शय को किसी दूसरे चीज के जैसा न कहते हुए बराह रास्त वही शय करार दे, यानी वही चीज बता दे, तो हम कहेंगे कि इसमें सनअत इस्तिआरा पाया गया है। जैसे एक शेर है कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई। अब इब्ने मरियम से मुराद क्या है, यानी मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा, यानी
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. تو ڈائریکٹ بتایا جا رہا ہے کہ ہوا کرے کوئی. یہاں پر کہ جیسا سا سی سے الفاظ نہیں آئے ہیں، بلکہ ڈائریکٹ بتایا گیا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. تو اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ اس شعر میں صنعت استعارہ پایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صنعت اسی میں پایا گیا ہے. آپ بتائیے وہ کون ہو سکتا ہے؟ تو میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا تھا، جس میں تاریخی واقعہ یا پھر علمی اصطلاح کی طرف اشارہ کیا جائے، یعنی جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہو اس کی طرف اشارہ کیا جائے، تو اس میں صنعت تلمی پائی جاتی ہے. تو جو میں نے ابھی شعر پڑھا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، تو یہاں پر صنعت استعارہ پایا گیا ہے اور صنعت تلمی بھی پائی گئی ہے، کیونکہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. یہ چیزیں ابن مریم یعنی مریم علیہ السلام کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اس کے بعد اگلے کوشچن پر آتے ہیں. کوشچن نمبر 6. اس میں پوچھا گیا ہے کہ درجہ ذیل میں سے کون مرثیے کا جز نہیں ہے. دھیان سے پڑھیے گا، لفظ اس میں نہیں آیا ہے. آپ کے سامنے 4 آپشن ہے. آپشن نمبر اے ہے گریز، آپشن نمبر بی ہے بین، آپشن نمبر سی ہے رخصت، آپشن نمبر ڈی ہے جنگ. تو بتائیے کون سا صحیح رہنے والا ہے. تو میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا تھا کہ مرثیہ کے ٹوٹل 8 اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں، لیکن کون کون سے ہیں اس کو بھی آپ یاد رکھیے گا، تبھی آپ جان پائیں گے کہ کون سا نہیں ہے. نمبر 1 پہ آتا ہے چہرہ، جس کو تمہید بھی کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ آتا ہے سراپا. تیسرے نمبر پہ آتا ہے رخصت. اور چوتھے نمبر پہ رخصت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آمد. اور پھر 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ آتا ہے رجز. اس کے بعد 6 نمبر جو ہے وہ کون سا ہے؟ رجز کے بعد ہوتی ہے جنگ، تو یہ جنگ آتا ہے. اس کے بعد 7ویں پہ جو ہیرو ہوتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ شہادت. اور پھر 8واں اور لاسٹ جز جو ہے وہ ہے بین، تیز آواز کر کے رونا، بین کرنا، تو وہ ہے یہ بین. تو یہ مرثیہ کے ٹوٹل 8 اجزاء ترکیبی ہیں جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا. تو یہاں پر کیا ہے کہ کون سا نہیں ہے، تو سبھی آپشن کو آپ دھیان سے دیکھیے. اس میں بین ہے، رخصت ہے، جنگ ہے. لیکن جو نہیں ہے آپشن وہ کون سا ہے؟ وہ ہے گریز. تو آپشن نمبر اے ہمارا یہاں پر کریکٹ ہو جائے گا. گریز نہیں ہے مرثیے کا جز. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے تو پھر یہ کس کا جز ہے؟ وہ بھی آپ سمجھ لیجئے گا کہ گریز جو ہے یہ قصیدہ کا جز ہے. کس کا ہے؟ مرثیہ کا نہیں ہے، لیکن یہ قصیدہ کا جز ہے. اس کے بعد اگلے کوشچن پر آتے ہیں. کوشچن نمبر 7واں. اس میں پوچھا گیا ہے کہ چکبست کا اصل نام کیا تھا؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں. آپشن نمبر اے ہے شبیر حسن خان، آپشن نمبر بی ہے برج موہن، آپشن نمبر سی ہے شوکت علی خان، آپشن نمبر ڈی ہے برج نرائن. تو شبیر حسن خان جو ہیں یہ اصل نام ہے جوش ملیح آبادی کا. کس کا اصل نام ہے؟ جوش ملیح آبادی کے نام سے ہم جن کو جانتے ہیں ان کا اصل نام شبیر حسن خان ہے. تو یہ آپشن کٹ ہو جائے گا. برج نرائن، یہ برج موہن، برج نرائن نہیں بلکہ برج موہن ہے. تو برج موہن جو ہیں یہ چکبست کے والد صاحب ہیں، تو یہ آپشن بھی کٹ ہو جائے گا. شوکت علی خان، یہ جو ہے یہ اصل نام کس کا ہے؟ یہ فانی بدایونی کے نام سے ہم جن کو جانتے ہیں ان کا اصل نام ہے، تو یہ آپشن بھی کٹ ہو جائے گا. برج نرائن، بالکل برج نرائن ہی اصل نام ہے چکبست کا. چکبست ان کا تخلص تھا اور ان کا اصل نام کیا تھا؟ برج نرائن، پنڈت برج نرائن چکبست، یہ ان کا پورا نام ہے. تو آپشن نمبر ڈی یہاں پر کریکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد اگلے کوشچن پر آتے ہیں. کوشچن نمبر 8واں. اس میں پوچھا گیا ہے کہ علامہ اقبال کا سن وفات کیا ہے؟ آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں. آپشن نمبر اے ہے 1938 عیسوی، آپشن نمبر بی ہے 1936 عیسوی، آپشن نمبر سی ہے 1980 عیسوی، آپشن نمبر ڈی ہے 1930 عیسوی. تو علامہ اقبال جو تھے یہ پیدا ہوئے تھے 1877 عیسوی میں. کب پیدا ہوئے تھے؟ 1877 عیسوی میں. اب آپ بتائیے کہ ان کی وفات کب ہوئی ہوگی. تو دیکھیے
1936 ईस्वी में इनकी नहीं बल्कि मुंशी प्रेमचंद की वफात हुई थी। इसकी वफात हुई थी मुंशी प्रेमचंद की 1936 ईस्वी में। जो अल्लामा इकबाल थे इनकी वफात 1938 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और कहाँ हुई थी? तो 1877 ईस्वी में ये सियालकोट में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? सियालकोट में। और इनकी वफात जो है 1938 ईस्वी को लाहौर में हुई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछा गया है कि इर्मिगान हिजाज किसका मजमुआ कलाम है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर बी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन नंबर सी है फैज अहमद फैज, ऑप्शन नंबर डी है जिगर मुरादाबादी। तो इर्मिगान हिजाज ये मजमुआ कलाम है अल्लामा इकबाल का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अल्लामा इकबाल जो हैं इनके टोटल 4 शेरी मजमुए हैं। नंबर 1 पे क्या आता है? बांगे दरा। इनके चारों आप शेरी मजमुए याद रखिएगा, बांगे दरा। दूसरे नंबर पे क्या आता है? बांगे दरा और बाले जिब्रील। बाले जिब्रील। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है, ये चौथा नहीं बल्कि तीसरे नंबर पे आता है ज़र्बे कलीम। ज़र्बे कलीम ये शेरी मजमुआ है अल्लामा इकबाल का। चारों का नाम आप याद रखिएगा। और फिर चौथे पे आता है इर्मिगान हिजाज, जो यहाँ पर नाम दिया गया है, पूछा गया है कि इर्मिगान हिजाज ये किसका शेरी मजमुआ है? तो ये शेरी मजमुआ है अल्लामा इकबाल का चौथा, क्योंकि इन्होंने टोटल 4 ही शेरी मजमुए लिखे हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां इसमें पूछा गया है कि चकबस्त किस शायर से मुतासिर थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है आबरू, ऑप्शन नंबर बी है अनीस, ऑप्शन नंबर सी है हाली, ऑप्शन नंबर डी है मीर। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? तो आबरू जो थे ये पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त इनसे मुतासिर नहीं थे। अनीस, हाँ बिल्कुल, जो मीर बबर अली अनीस हैं, जो बहुत बड़े मरसिया गो शायर हैं, इनसे ये मुतासिर थे। कौन? चकबस्त। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इनके अलावा ये आतिश लखनवी से भी मुतासिर हुए थे, हाली से नहीं, ना ही मीर तकी मीर से। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां इसमें पूछा गया है कि मक्ता किसे कहते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है गजल के पहले शेर को, ऑप्शन नंबर बी है गजल के आखिरी शेर को, ऑप्शन नंबर सी है नज्म के पहले शेर को, ऑप्शन नंबर डी है नज्म के आखिरी शेर को। तो देखिए मक्ता मतला ये सब नज्म में नहीं आते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन आप सबसे पहले कट करिए। और ये आते हैं गजल में। तो गजल के जो पहला शेर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मतला। और कब बोलते हैं इसके लिए भी 3 चीजें होनी जरूरी होती हैं मतला के लिए, कि वो गजल का पहला शेर हो और उसमें हम रदीफ हो, उसका जो शेर हो वो हम रदीफ हो यानी उसमें रदीफ पाया गया हो, और हम काफिया हो यानी उसमें काफिया भी पाया गया हो, और वो गजल का पहला शेर हो तो हम उसको बोलेंगे मतला। मक्ता जो है इसके लिए 2 चीजें होनी जरूरी हैं। मतला के लिए वो गजल का आखिरी शेर हो, जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन बताया गया है, तो ये ऑप्शन कट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मतला के लिए क्या होना चाहिए कि वो गजल का आखिरी शेर हो, साथ ही साथ उसमें शायर ने अपना छोटा नाम जिसको तखल्लुस बोला जाता है उसका इस्तेमाल भी किया हो, तभी हमारा वो क्या कहलाएगा? मक्ता कहलाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां इसमें पूछा गया है कि यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फैज, ऑप्शन नंबर बी है आतिश, ऑप्शन नंबर सी है जोश, ऑप्शन नंबर डी है हाली। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है? यादों की बारात या फिर मेरी यादों की बारात? अगर लफ्ज मेरी लग जाए तो बात वही है, मेरी यादों की बारात। ये किसकी खुद नविश्त है? तो ये फैज अहमद फैज की नहीं है, ना ही आतिश लखनवी की है, बल्कि ये तो जोश मलिहाबादी की है। खुद नविश्त है जोश मलिहाबादी, जिनका असल नाम शब्बीर हसन खां है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर
13वां। इसमें पूछा गया है कि खबर की जमा क्या है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है खबरें, ऑप्शन नंबर बी है अखबार, ऑप्शन नंबर सी है खबरों, ऑप्शन नंबर डी है खबरियात। तो खबर की जमा खबरें नहीं होती है, ना ही खबरों होती है, ना ही खबरियात होती है, बल्कि अखबार होती है। जो अखबार आप लोग पढ़ते हैं तो देखते होंगे उसमें बहुत सारी खबर होती है, तो वो खबर की जमा है अखबार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां। इसमें पूछा गया है कि किस शायर का ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन नंबर बी है हजरत मोहानी, ऑप्शन नंबर सी है अली सरदार जाफरी, ऑप्शन नंबर डी है मौलाना हाली। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो सर सैयद अहमद खां जो थे इनका ताल्लुक तो अलीगढ़ तहरीक से था। किससे था? अलीगढ़ तहरीक, जिसके ये बानी थे। अलीगढ़ तहरीक, या फिर हम इसको और क्या बोलते हैं, सर सैयद तहरीक कहते हैं। अलीगढ़ तहरीक या फिर सर सैयद तहरीक, जिसके बानी सर सैयद अहमद खां हैं। तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। हजरत मुहानी, इनका भी ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से नहीं था। अली सरदार जाफरी जो थे इनका ताल्लुक तरक्की पसंद तहरीक से था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इनके अलावा फैज अहमद फैज जो हैं उनका ताल्लुक भी इसी तहरीक से था, यानी तरक्की पसंद तहरीक से था। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां। इसमें पूछा गया है कि मीर अमन की मशहूर दास्तान कौन सी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है बाग बहार, ऑप्शन नंबर बी है दास्तान अमीर हमजा, ऑप्शन नंबर सी है आराइश महफिल, ऑप्शन नंबर डी है फसाना अजायब। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो मीर अमन जो है इनकी मशहूर दास्तान बागो बहार है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर लिखा इन्होंने, तो फोर्ट विलियम कॉलेज में इसको लिखा था, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक किसका था अगर ये पूछा जाए तो आप बताइएगा मीर अमन का था। फोर्ट विलियम कॉलेज से ताल्लुक रखने वाले कौन है, तो मीर अमन है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसकी तामीर सन 1800 ईस्वी में की गई थी। और कहां पर की गई, तो कलकत्ता में की गई, कलकत्ता में, याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां। इसमें पूछा गया है कि रदीफ किसे कहते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है शेर के पहले मिसरे का पहला लफ्ज, ऑप्शन नंबर बी है शेर के आखिरी लफ्ज से पहले आने वाला लफ्ज, ऑप्शन नंबर सी है वो लफ्ज जिसकी तकरार हर शेर में हो, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो शेर के पहले मिसरे का पहला लफ्ज ये मैंने तो आपको नहीं बताया जब हम लोगों ने गजल पढ़ा था उसमें। और शेर के आखिरी लफ्ज से पहले आने वाला लफ्ज, जो आखिरी लफ्ज होता है उससे पहले जो आता है इसको तो काफिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काफिया बोला जाता है। वो लफ्ज जिसकी तकरार हर शेर में हो और ये आखिर में आता है। शेर के आखिरी लफ्ज से पहले आने वाला लफ्ज काफिया हुआ, और जो शेर के आखिरी में आता है बार बार दोहराया जाता है जिसकी तकरार होती है, तो उसको रदीफ बोला जाता है। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन इसी में मौजूद है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां। इसमें पूछा गया है चराग तले अंधेरा से क्या मुराद है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है चिराग के नीचे अंधेरा होना, ऑप्शन नंबर बी है करीब वाले की खबर ना लेना, ऑप्शन नंबर सी है चिराग के तले रोशनी ना होना, ऑप्शन नंबर डी है दूर से दोस्ती निभाना। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चिराग तले अंधेरा ये क्या है, ये मुहावरा है या फिर जरबुल मिसल है, तो आप क्या बताएंगे। तो देखिए, मुहावरा के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि मुहावरा वो होता है जिसके आखिर में नू अलिफ जबरना आता है। यहाँ पर नू अलिफ जबरना नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये मुहावरा नहीं बल्कि ये कहावत है, जिसको कहावत को ही जरबुल मिसल कहा जाता है। तो ये क्या है, कहावत है। अब ऑप्शन कौन सा सही होगा
उसको जानते हैं। चिराग के नीचे अंधेरा होना ये नहीं है, ना ही चिराग के तले रोशनी ना होना ये भी मतलब नहीं है इसका। दूर से दोस्ती निभाना ये भी इससे मुराद नहीं है, बल्कि इसका मतलब जो है, इसका मुराद जो है वो ये है कि करीब वाले की खबर ना लेना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वां। इसमें पूछा गया है कि मिर्जा रफी सौदा की वफात किस सन में हुई। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है 1722 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1718 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1768 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1781 ईस्वी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो 1722 ईस्वी में तो मीर तकी मीर की पैदाइश हुई थी, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। 1718 नहीं बल्कि 1713 ईस्वी में मिर्जा सौदा की पैदाइश हुई थी, ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। ना ही 17 ठीक है, 1718 ठीक है, ना ही 1713 ठीक है, क्योंकि 1713 ईस्वी में क्या हुआ था, मिर्जा रफी सौदा जो हैं इनकी पैदाइश हुई थी। 1768 नहीं बल्कि 1781 ईस्वी में इनकी वफात हुई थी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19वां। इसमें पूछा गया है कि गुबारे खातिर किसके खुतूत का मजमुआ है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर बी है मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर सी है सर सैयद अहमद, ऑप्शन नंबर डी है शिबली नोमानी। तो बताइए कौन सा सही रहने वाला है। तो गुबारे खातिर जो है खुतूत का मजमुआ है वो है मौलाना अबुल कलाम आजाद का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां। इसमें पूछा गया है कि अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी के तौर पर किसने अपनी खिदमत अंजाम दी। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है फैज अहमद फैज, ऑप्शन नंबर बी है मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन नंबर सी है मौलाना हाली, ऑप्शन नंबर डी है फिराक गोरखपुरी। तो अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी के तौर पर फैज अहमद फैज नहीं बल्कि मौलवी अब्दुल हक ने अपनी खिदमत अंजाम दी थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और मौलवी अब्दुल हक को बाबाए उर्दू कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। बाबाए उर्दू यानी फादर ऑफ उर्दू किसे कहा जाता है, तो वो मौलवी अब्दुल हक को कहा जाता है। तो इस तरह हिस्सा अलिफ के जो 20 क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए। इन 20 क्वेश्चन को आपको OMR शीट में फिल करना होगा और इस 20 क्वेश्चन से आपको 20 मार्क्स ही मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन के 1 नंबर मिलेगा। इन 20 क्वेश्चन में आपने कितना सही किया मेरे साथ अगर आपने सॉल्व किया तो वो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि पता चले कि आपकी तैयारी किस हद तक हो चुकी है। इसके बाद अब हम बात करते हैं हिस्सा बा की। हिस्सा बा जो है ये आपको कॉपी में लिखना होगा। तो इसमें सबसे पहले हिदायत दी गई है कि मुंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर तरीन जवाब लिखिए। मुख्तसर तरीन जवाब से मुराद क्या है, ये क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे और यहां से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। इस तरह इस हिस्से से आपके 6 मार्क्स हो जाएंगे। सवाल नंबर पहला इसमें पूछा गया है कि फिराक गोरखपुरी का कोई एक शेर लिखिए। ये आप कोई सा भी इनका शेर लिख सकते हैं जो आपको याद हो। तो जवाब में आप लिखिए कि आज भी काफिला इश्क रवां है कि जो था, वही मील और वही संगे निशां है कि जो था। इसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 12 कि मिसाल के साथ तलमीह की तारीफ लिखिए। तो आप जवाब लिखिए, जवाब डालिए और उसके बाद फिर तलमीह हेडिंग डालिए और इसमें लिखिएगा कि वो कलाम जिसमें किसी किस्सा या तारीखी वाकया या किसी इल्मी इस्तिलाह से मुराद है कि जो चीज़ कुरान व हदीस से साबित हो। कुरान व
हदीस से साबित हो, उसको हम कहते हैं इल्मी इस्तिलाह की तरफ इशारा किया जाए, तो उसे हम सनते तलमीह कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन हुई, इसकी तारीफ हुई। इसके बाद में मिसाल भी पूछा था, तो आप मिसाल हेडिंग डालिए और इसमें लिखिएगा कि बेकतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महू तमाशाए लब्बाम अभी। तो यहाँ पर नमरूद आया है, तो नमरूद का वाकया कहाँ पर है? तो कुरान में है, हदीस में है। नमरूद जो बादशाह था, जालिम बादशाह था, किस वक्त, किस दौर में? तो वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में था। कौन? नमरूद। इसके बाद सवाल नंबर 3 पूछा गया है कि नज्म मशरिक व मगरिब का शायर कौन है? तो आप जवाब डालिए और इसमें लिखिए कि नज्म मशरिक व मगरिब का शायर अली सरदार जाफरी है। कौन है? अली सरदार जाफरी है। इसके बाद फिर अगली हिदायत ये है कि मुंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। अब मुख्तसर जवाब से मुराद क्या है? यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है उनकी बात हो रही है, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। इस हिस्से से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह इस हिस्से से आपके 20 मार्क्स हो जाएंगे। सवाल नंबर पहला इसमें पूछा गया है कि अफसाना की तारीफ बयान करते हुए किसी एक अफसाना निगार का नाम तहरीर कीजिए। तो आप जवाब में हेडिंग डालिएगा अफसाना। अफसाना इसमें लिखिएगा कि नावल की तरह अफसाना भी अंग्रेजी अदब के साथ ही हिंदुस्तान आया। अफसाना जदीद दौर की पैदावार है। जदीद से मुराद क्या होता है? नया। जदीद के माने ही नया होता है, कदीम के माने पुराना होता है। तो जो अफसाना है वो जदीद दौर की पैदावार है। जमाने की तेज रफ्तारी में कारी का साथ, कारी यानी जो पढ़ने वाले होते हैं उनकी बात हो रही है, उनका साथ ना दास्तान दे पाई ना नाविल। इसीलिए एक नए सिनफ नस्र वजूद में आई जिसे मुख्तसर अफसाना कहा गया, जिसको बाद में सिर्फ अफसाना कहा जाने लगा। हम यूं कह सकते हैं कि मुख्तसर अफसाना वो नसरी सिनफ है जिसमें किसी शख्स की जिंदगी का कोई एक अहम दिलचस्प पहलू या कोई ऐसा वाकया बयान किया गया हो जिसकी इब्तिदा हो, शुरुआत हो, इर्तिका हो और खात्मा हो, और जो जिंदगी की बसीरत में इजाफा भी करे। तो ये डिफिनेशन हो गई, यानी इसकी तारीफ हो गई। इसके बाद में हमसे पूछा तो किसी एक अफसाना निगार के बारे में गया है, लेकिन आप एक के बारे में लिख सकते हैं या फिर और भी ज्यादा लोगों के बारे में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मशहूर अफसाना निगारों में, यहाँ इसको ऊपर करूं तो मशहूर अफसाना निगारों में कई नाम लिख दिए हैं, क्योंकि अफसाना निगार आपको पता होने चाहिए। मुंशी प्रेमचंद हैं, ये अफसाना निगार हैं। कृष्णचंद्र, इनको तो शहंशाह अफसाना कहा जाता है। राजेंद्र सिंह बेदी, ये भी अफसाना निगार हैं। सादत हसन मंटू और कुर्रतुल ऐन हैदर, ये सब के सब कौन है? अफसाना निगार हैं। इसके बाद दूसरा सवाल पूछा गया है यहाँ पर, सवाल नंबर 12 कि आज भी काफिला इश्क रवां है कि जो था, वही मील और वही संगे निशा है कि जो था। जरूरी हवालों के साथ इस शेर की तशरीह कीजिए। अभी तक हमसे क्या पूछा गया था कि ये किसका शेर है, या फिर कोई एक शायर का नाम दिया गया था और पूछा गया था कि उनका कोई एक शेर लिखिए। यहाँ पर एक शेर की तशरीह भी करना होगा, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। हवाला बताना होगा और तशरीह करनी होगी। तो इसमें आप जो शेर है उसके शुरुआत के अल्फाज और लास्ट के अल्फाज लिखिएगा कि आज भी काफिला ... की जो था। उसके बाद इसमें आप हवाला हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए कि ये शेर हमारी उर्दू की नई किताब से अखज किया गया है, यानी लिया गया है, जिसके खालिक फिराक गोरखपुरी हैं। इसके बाद फिर आप इसकी तशरीह हेडिंग डालिएगा और तशरीह में लिखिए कि फिराक कहते हैं कि इश्क का काफिला हमेशा
रवां दवां रहा है। आज भी वही इश्क है जो पहले था, और इसको नापने का आज भी वही पैमाना है जो कल था। यानी इश्क ऐसी चीज है जिसको आज भी पहले की तरह महसूस किया जा सकता है। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर ता। इसमें पूछा गया है कि मर्सिया की तारीफ बयान कीजिए और उसके अज्जा को भी बताइए, यानी उसके अज्जा तरकीबी जो हैं उनके बारे में भी बताइए कि कौन कौन से हैं। तो जवाब में आप लिखिएगा कि मर्सिया लफ्ज रिसा से बना है, जिसके माने हैं रोना, मातम करना। इसलन मर्सिया से मुराद ऐसी नज्म होती है जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान करके, औसाफ से मुराद क्या होता है, उसकी खूबी बयान करके उसकी मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए, अफसोस जाहिर किया जाए। लेकिन उर्दू में मर्सिये का एक खास मफहूम मुतय्यन हो गया है, यानी मर्सिया सिर्फ उस नज्म को कहा जाता है जिसमें हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और देगर शुहदाए करबला की शहादत का जिक्र किया जाए। बाकी तमाम लोगों की मौत पर कही जाने वाली नज्मों को शख्सी मर्सिया का नाम दिया जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसके अज्जाए तरकीबी कौन कौन से होते हैं। तो मर्सिया के जो अज्जाए तरकीबी हैं, इसको मुतय्यन किसने किया वो भी आप याद रखिएगा। तो वो नाम है मीर ज़मीर का। मीर ज़मीर ने ही मर्सिया के जो अज्जाए तरकीबी हैं 8, इनको मुतय्यन किया है। तो मर्सिया के 8 अज्जा होते हैं। नंबर 1 पे आता है चेहरा, दूसरा है सरापा, तीसरा है रुखसत, चौथा है आमद, पांचवा है रज्ज, छठा है जंग, सातवां है शहादत, आठवां है बैन। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि मुंदरजा झेल मुहावरों या ज़रबुल इमसाल में से 5 के माने बताते हुए जुमले में इस्तेमाल कीजिए। तो यहाँ पर मैंने 5 ही लिया है, वैसे एग्जाम में आपसे 8 या फिर 10 मुहावरे या ज़रबुल इमसाल पूछे जाएंगे और उनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 5 के ही माने बताने हैं और उसको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो नंबर 1 पे है मुंह में पानी आना, दूसरा है आपे से बाहर होना, तीसरा है अगर मगर करना, चौथा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और पांचवा है आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो यहाँ पर देखेंगे आप इन तीनों में लास्ट में नू अली जबरना नजर आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये तीनों जो हैं ये हैं मुहावरा। क्या है? मुहावरा। और यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या देखेंगे, इस जुमले में आप देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट में सीन है और यहाँ पर लास्ट में क्या है, काफ अलिफ जबर का। तो ये दोनों नू अली जबरना नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये मुहावरा नहीं है बल्कि ज़रबुल मिस्ल है। क्या है? ज़रबुल मिस्ल है। जैसे मुहावरा का मुहावरो होता है, ऐसे ही ज़रबुल मिस्ल का ज़रबुल इमसाल, या फिर इसको दूसरे अल्फाज में कहावत कहते हैं। क्या कहते हैं? कहावत। कहावत और ज़रबुल मिस्ल एक ही होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं इसको कैसे करना है। तो आप 3 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम होगा मुहावरा, दूसरा होगा माने, तीसरा होगा जुमलों में इस्तेमाल। तो पहले में है कि मुंह में पानी आना, इसके माने होता है लालच पैदा होना। इसका इस्तेमाल होगा कि इकरा को बिरयानी खाते देखकर नाइला के मुंह में पानी आ गया। नाइला उसकी एक कोई दोस्त हो सकती है। इसके बाद दूसरा जो था कि आपे से बाहर होना, तो इसके माने होता है इंतहाई नाराज होना, बेहद नाराज होना। इसका जुमलों में इस्तेमाल होगा कि कर्ज की रकम न मिलने पर अमन आपे से बाहर हो गया, बहुत ज्यादा गुस्से में हो गया। इसके बाद तीसरा है अगर मगर करना, जिसके माने होते हैं बहाने बनाना। इसका इस्तेमाल होगा कि अकबर ने शाद से कहा अगर मगर मत करो, मेरे साथ चलो। यानी वो बहाने कर रहा था तो उसने कहा कि तुम बहाने ना करो, मेरे साथ चलो। इसके बाद चौथा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इसके माने होते हैं सिर्फ वही गालिब
है जो ताकतवर है, और इसका इस्तेमाल होगा कि मुल्क भी उसी सिमत चलेगा जिस तरफ मोदी चाहेंगे। मोदी चूंकि कौन है, प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, तो वो जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, हुकूमत उनकी है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। इसके बाद अगला है 5वें नंबर पे कि आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसके माने होगा कि एक मुश्किल से निकलकर दूसरी मुश्किल में पड़ जाना। इसका इस्तेमाल होगा कि चूहा बिल्ली के चंगुल से बचकर न्यूले से टकरा गया, बेचारा आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसके बाद अगली हिदायत दी गई है कि मुंदरजा झेल सवालों की तफसीली जवाब लिखिए। तफसीली जवाब से मुराद क्या है कि ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा। तो इसका सवाल नंबर पहला है कि अपनी दरसी किताब के मुंदरजा झेल इक्तिबास की आसान जबान में तशरीह कीजिए और सियाक व सबाक का भी हवाला दीजिए। तो यहाँ पर हवाला आया है, सियाक व सबाक आया है और तशरीह आई है। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इसमें शायद आपको हवाला भी बताना होगा, नहीं। हवाला जो होता है वो जो नज्म वाला हिस्सा होता है या फिर गजल होता है वहां पर हवाला होता है, लेकिन जो नस्र वाला हिस्सा होता है वहां पर सियाक व सबाक होता है। चीजें वही लिखनी होती है कि ये कहाँ से लिया गया, इसको किसने लिखा है, तो वो सारी चीजें बतानी होती है। लेकिन अगर नज्म या फिर गजल होता तो हम उसका हवाला बताते, लेकिन ये नस्र है इसीलिए यहाँ पर सियाक व सबाक होगा। तो आपको क्या करना है, तशरीह बताना है और सियाक व सबाक लिखना है, जिसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 4 होंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह ओवरऑल यहां से आपको 24 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें जो भी इक्तिबास आपसे पूछी जाएगी उसके शुरुआत का अल्फाज और लास्ट के अल्फाज लिखिएगा, बीच में डॉट 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 करिएगा। पूरी आपको कॉपी में उतारने की जरूरत नहीं है। कैसे लिखना है यहाँ पर मैं आपके सामने लिख रही हूँ, ये आप देख सकते हैं कि बड़ी तख्ती डॉट 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 निहायत माकूल होगा। उसके बाद में सियाक व सबाक हेडिंग डालिए और इसमें लिखिए कि ये इबारत उर्दू की नई किताब, ये किताब का नाम है जो कि यूपी बोर्ड में चलती है, उर्दू की नई किताब। तो ये जो इबारत है या फिर ये पैराग्राफ जो है वो उर्दू की नई किताब के सबक सवेरे जो कल आंख मेरी खुली से ली गई है। इसके मुसन्निफ पतरस बुखारी हैं। उसके बाद इसकी तशरीह हेडिंग डालिएगा और तशरीह में लिखिए कि अपने साथी को देखकर पतरस को शर्म महसूस हुई और पढ़ने का इरादा कर बैठे। जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी से या इससे पहले से भी तैयारी कर रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जब एग्जाम की डेट तो अब तो खैर आ ही चुकी है, लेकिन अभी नहीं, अभी जब बिल्कुल एकदम बिल्कुल करीब आ जाएगा, 1 हफ्ता बचेगा, 10 दिन बचेगा या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन बचेगा, तब परेशान होंगे अब हम क्या करें, अब कल एग्जाम है, बहुत हो गया तो अब कल एग्जाम है, अब हम क्या करें। तो वैसे ही अब पतरस बुखारी भी शुरू से पढ़ नहीं रहे थे, बल्कि ये क्या करें, इनको अपने दोस्त जब देखते थे कि इनके दोस्त जो हैं वो सब पढ़ रहे हैं, मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ, तो इनको ऐसा लगा कि नहीं चलो अब हम भी पढ़ते हैं। पढ़ने का इन्होंने इरादा किया। किसने? पतरस बुखारी ने। ये जो इंशाइया है सवेरे जो कल आंख मेरी खुली, उसको लिखने वाले हैं पतरस बुखारी। तो ये इन्होंने किसी और का नाम नहीं लिया है, बल्कि खुद के बारे में बता रहे हैं कि हाँ मैं ये कर रहा था। वैसे असल में ये निहायत क्या थे, होशियार बच्चे थे, ये काफी पढ़े लिखे थे, लेकिन इन्होंने जो इंशाइया लिखा है उसमें खुद को ही बताया है, ऐसा दिखाया है कि वो उनको बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, वो बिल्कुल ऐसे थे खेलने में मशरूफ रहने वाले। तो जब इन्होंने देखा कि इनके दोस्त अहबाब सब पढ़ रहे हैं, एग्जाम की डेट आ चुकी है, तैयारी कर रहे हैं, तो इनको शर्म महसूस हुई और फिर सोचा कि चलो अब पढ़ने का इरादा करते हैं और पढ़ते हैं। मुताला के लिए सबसे जरूरी काम था किताबों को ठीक करना, इसलिए बड़े साइज की किताबों और छोटी किताबों को अलग अलग रखा। एक कागज पर किताबों के सफ़हात की तादाद लिखकर मेज पर रखी। 15 अप्रैल तक के दिनों का शुमार किया और फिर दिन की तादाद से सफ़हात की तादाद को तकसीम कर दिया।
تاکہ یہ پتا چلے کہ ایک دن میں کتنے صفحات کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ جواب 550 آیا۔ پطرس کے چہرے پر کسی قسم کی بے چینی نہیں تھی۔ ہاں، یہ احساس ضرور ہوا کہ 3 بجے نہ اٹھ کر سخت غلطی کی، مگر کم سونا بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے یہ طے کیا کہ 3 بجے تو اٹھنا تو بے وقوفی ہے، البتہ 5 سے 7 بجے تک کے درمیان اٹھنا بہتر رہے گا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، سوال نمبر 12 کہ مندرجہ ذیل عنوانات میں سے کسی ایک پر مضمون لکھیے۔ مضمون جس کو انگلش میں ایسے اور ہندی میں نبند کہا جاتا ہے۔ تو یہاں عنوانات، یہ عنوان ٹاپک کی بات ہو رہی ہے، کئی سارے عنوان دیے گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک پر آپ کو ایسے لکھنا ہے، مضمون لکھنا ہے، جس کے لیے آپ کو 6 مارکس ملیں گے۔ اس میں پہلا ہے ٹیلی ویژن کے فائدے اور نقصانات، دوسرا ہوگا کسی شہر کی سیاحت، تیسرا ہے برسات کا موسم، چوتھا ہے تندرستی ہزار نعمت ہے، پانچواں ہے اسکول کی زندگی۔ تو یہ پانچوں کے 5 امپورٹنٹ ہے، میں نے آپ کو کرایا ہوا بھی ہے کہ جو ٹاپ 5 امپورٹنٹ مضمون بتائے ہیں ان میں بتایا ہے، تو آپ وہاں سے اس کی تیاری بھی کر سکتے ہیں سبھی کی۔ یہاں پر ہم ایک ماڈل پیپر کو سیٹ پورا سالو کریں گے، تو اسی وجہ سے ہم یہاں پر صرف ایک کے بارے میں ہی بات کرنے والے ہیں۔ تو ٹیلی ویژن کے فائدے اور نقصانات، یہ آپ ہیڈنگ ڈالیے۔ اس میں لکھیے گا کہ ٹیلی ویژن سائنس کی حیرت انگیز ایجادات میں سے ہے۔ ٹیلی ویژن کی مدد سے ملک در ملک سیر و سیاحت کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا منچلا سیاح کروڑوں روپے خرچ کر کے اور سفر کی صعوبتیں جھیل کر، یعنی جو مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان کو جھیل کر بھی وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جو ٹیلی ویژن کے بدولت گھر بیٹھے حاصل ہو جاتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کو ہم دنیا کے جس چینل سے چاہیں رابطہ قائم کر کے اس کے پروگراموں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خبروں اور تبصروں سے دنیا کے حالات معلوم ہوتے ہیں اور عالمی مسائل کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ٹیلی ویژن سے ہمیں کسی ملک کی تہذیب، وہاں کے لوگوں کے لباس، ان کے رہن سہن اور طریقوں سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اسی میں لکھیے گا کہ ان کی خوبیوں کو اپنا کر اور ان کے خامیوں سے اجتناب کر کے ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی تفریحی پروگرام دن بھر کے تھکے مانندوں کے لیے راحت اور سکون کا پیغام لاتے ہیں۔ تجارتی خبریں اور اشتہارات کاروبار کو ترقی دیتے ہیں۔ اصلاحی اور تعمیری پروگراموں کے ذریعہ قوم کی اصلاح اور تعمیر و ترقی کا کام لیا جا سکتا ہے۔ مگر ٹیلی ویژن کا حال تلوار کا سا ہے، جو ایک مجاہد کے ہاتھ میں آ کر ظلم کو ختم کرنے اور نیکیوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنتی ہے، اور ایک ظالم کے ہاتھ میں ہو تو یہ تباہی اور بربادی کا موجب بن جاتی ہے۔ اسی طرح ٹیلی ویژن سے اچھے پروگرام نشر کیے جائیں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ بدترین لعنت بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہوگا، سوال نمبر تا کہ مندرجہ ذیل غیر درسی اقتباس کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے، جس کے لیے آپ کو 6 مارکس ملیں گے۔ غیر درسی سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے بک کا حصہ نہیں ہوگا، آپ کے سلیبس میں وہ چیزیں نہیں ہوں گی، الگ سے کوئی پیراگراف دیا جائے گا اور آپ سے بولا جائے گا کہ اس کا خلاصہ کریے، یعنی اس کو اور آسان الفاظ میں لکھ دیجیے۔ یہ کافی ایزی ہوتا ہے، یہ میں کہوں گی کہ یہ مفت کا نمبر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ کو ٹھیک ویسے ہی کرنا ہے کہ شروعات کے الفاظ اور لاسٹ کے الفاظ کو لکھنا ہے اور بیچ میں ڈاٹ 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 کر دینا ہے، جو کہ آپ سے ایگزام میں پوچھا جائے گا، وہ آپ پورا نہیں اتاریں گے۔ جیسے یہاں پر ہے کہ ایک اچھا مصور ڈاٹ 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 ترقی کرتے ہیں، تو اس کا خلاصہ آپ ہیڈنگ ڈالیے اور اس میں لکھیے گا کہ ایک اچھا مصور یا اچھا شاعر بہت سی اچھی تصویریں بناتا ہے، وہ بہت ساری اچھی نظمیں لکھتا ہے، لیکن
ان میں ایک تصویر یا نظم ایسی ہے جو اس کے کمال کی عکاسی کرتی ہے اور اس کے فن کا معراج ہے۔ وہ اپنے آپ کو ایک بار پاتا ہے اور ایک ہی بار اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ بعض لوگوں کے شروعاتی تصانیف میں اس کے صرف اشارے ملتے ہیں جو پہلے دھیمے سے ظاہر ہوتے ہیں، پھر اس وقت ظاہر ہوتے ہیں جب فکر اور زبان کا توازن شخصیت اور فنی شاعری کے درمیان ایک کامیاب تعلق کو جنم دیتا ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں شعور اور فن بھی پروان چڑھتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہوگا، سوال نمبر 7۔ اس میں پوچھا جائے گا کہ مندرجہ ذیل ادیب یا شاعر میں سے کسی ایک کے حالات زندگی اور ادبی خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالیے، جس کے لیے آپ کو 6 مارکس ملیں گے۔ تو یہاں پر پہلا نام ہے مرزا ہادی رسوا، دوسرا ہے رشید احمد صدیقی، تیسرا ہے احتشام حسین، چوتھا ہے الطاف حسین حالی، پانچواں ہے برج نارائن چکبست۔ تو یہ پانچوں نام امپورٹنٹ ہیں، آپ سے ایگزام میں پوچھے جائیں گے، لیکن آپ کو کرنا کوئی ایک ہی ہے، تو آپ یہ پانچوں نام یاد کر لیجئے گا ان کی حالات زندگی اور ادبی خدمات کو۔ یہاں پر ہم ایک پورا سیٹ سولو کریں گے تو ایک ہی کے بارے میں جانیں گے۔ تو یہاں پر میں بات کروں گی مرزا ہادی رسوا کی حالات زندگی کے بارے میں۔ ہیڈنگ ڈالیے گا مرزا ہادی رسوا کی حالات زندگی۔ اس میں لکھیے گا کہ مرزا محمد ہادی رسوا 1858 عیسوی کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ مرزا صاحب ناول نگاری میں سنگ میل کا درجہ رکھتے تھے۔ ان کا تعلق لکھنؤ کے ایک خوشحال گھرانے سے ہے۔ کم عمری میں جب ان کے والد کا انتقال ہوا تب ان کو دنیا داری کا کچھ بھی تجربہ نہ تھا۔ رشتہ داروں نے ساری جائیداد ہڑپ لی، لیکن مرزا رسوا اللہ کی ذات پر شاکر رہے اور محنت و جفا کشی کر کے خوب نام کمایا۔ مرزا ہادی رسوا، یہ مرزا دی نہیں بلکہ مرزا ہادی رسوا ہونا چاہیے۔ تو مرزا ہادی رسوا کی دلچسپی کا مرکز علم کیمیا اور انجینئرنگ تھی۔ ان کی عمر کا بڑا حصہ تحقیقات اور سائنس کے حصول میں صرف ہوا۔ امریکہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد سائنس کی کتابوں کے ترجمے کے سلسلے میں حیدرآباد چلے گئے۔ مرزا ہادی رسوا کا انتقال 21 اکتوبر 1931 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوا۔ اس کے بعد آگے لکھیے گا ادبی خدمات۔ ادبی خدمات میں لکھیے گا کہ مرزا ہادی رسوا کی تصانیف کی تعداد 50 سے بھی زیادہ کہی جاتی ہیں اور ان میں 3 ناول ہیں۔ تینوں میں بھی امراؤ جان ادا کو جو شہرت نصیب ہوئی کسی دوسرے تصنیف کے حصے میں نہ آئی۔ امراؤ جان ادا دراصل اپنے زمانے کی لکھنوی تہذیب کا جیتا جاگتا مرقع ہے۔ یہ ایک ایسی بدنصیب عورت کی کہانی ہے جس کو حالات نے طوائف بننے پر مجبور کر دیا۔ واقعات کو خود نوشت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس سے تاثیر اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد اسی میں لکھیے گا کہ مرزا ہادی رسوا کی اہم تصانیف کون کون سی ہیں۔ اس میں لکھیے گا افشائے راز، ذات شریف، شریف زادہ، اختری بیگم، خونی جورو، خونی عاشق اور بحران کی رہائی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ تو اس طرح آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے جانا کلاس 10 اردو کے لیے ماڈل پیپر، اور یہ 2026 کے لیے ہے۔ تو اگر آپ اس کی PDF لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے ٹیلی گرام چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں، جس کا نام آؤ سیکھیں وتھ AK ہے، اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ تو آپ وہاں سے ڈائریکٹ جوائن کر اس PDF کو بالکل فری لے سکتے ہیں۔
आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।